प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन्वेस्टमेंट जब भी हम करते हैं ना तो दो तरीके से वहाँ हम कमाई कर सकते हैं। नंबर वन होगा कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ पे जब पैसा बढ़ा, लाइक इक्विटी मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, इक्विटी मार्केट ऊपर गया तो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 10-20,000 से बढ़ गया तो वहाँ पे आपको वो कमाई हुआ 10-20,000 रुपीज़ का। दूसरा हो सकता है कि आप नुकसान होने से बचा लें, वो भी आपका कमाई का हिस्सा होगा ना। मान लीजिए 1 लाख इन्वेस्ट किया, मार्केट 10-20% गिर गया, ठीक है, तो 1 लाख अब आपका कितना बन गया, 80,000-90,000 बन गया। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो पैसा गिरा तो बेच कर भाग जाते हैं, तो आपको तुरंत नुकसान हो गया ना, 10,000-20,000 का नुकसान हो गया, ठीक है। लेकिन यहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं लॉन्ग टर्म वाले जो कि टिके रहते हैं, बेचते नहीं हैं, फिर जब वापस आता है तो फिर से उनका पैसा ऊपर जाने लगता है, तो यहाँ पे उन्हें नुकसान नहीं होता है। तो ये भी एक तरीके से रिटर्न ही हुआ, ठीक है। तो इन दोनों बातों को आप हमेशा ध्यान में रखें। 2026 में ऐसी कई गलतियां मैं अवॉइड करने जा रहा हूं क्योंकि आम तौर पे इन्वेस्टर्स बार बार करते हैं, और ये ऐसी गलतियां हैं जो कि सिर्फ 2026 में आपको अवॉइड नहीं करना है, ट्राई करना है कि आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमेशा ही इसमें से ज़्यादातर चीज़ों को आप अवॉइड करें। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 10 ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो कि 2026 में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहा हूँ यहाँ पे, और साथ ही ये भी बता दूँ कि शायद आने वाले पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी में ना, लाइफ के इन्वेस्टमेंट जर्नी में मैं ज़्यादातर ट्राई करूँगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करूँ। और ये और भी ज़्यादा एप्लीकेबल होगा वैसे इन्वेस्टर्स के लिए जिनका इन्वेस्टमेंट नॉलेज कम है, या फिर बोल सकते हैं जो कि नए इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा, ठीक है, तो आपका रिटर्न आएगा नहीं आएगा वो तो दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आपके प्रिंसिपल अमाउंट के भी कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सभी को आप ध्यान से समझें। इनफैक्ट लास्ट पॉइंट जो होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, तो सबसे बड़ा वेल्थ किलर होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल वो देखें। और साथ ही लास्ट में एक और बोनस पॉइंट बताने जा रहा हूँ। अगर आपने उस बात का ध्यान रखा, क्योंकि वो एक दिन में होने वाला चीज़ नहीं है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो सालों लग जाते हैं ना, तो अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा तो होल लाइफ जो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी है, ज़्यादातर जगह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और लॉन्ग टर्म में आप भी काफ़ी अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 1 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फिलहाल मार्केट में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जो AI रिलेटेड स्टॉक्स हैं, टेक स्टॉक्स हैं, US की बात बोल रहा हूँ मैं, ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका US में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पे बिल्कुल हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 2026 में चांसेस है कि वहाँ पे गिरावट आ जाए। आएगा नहीं आएगा फॉर श्योर कोई नहीं बोल सकता है, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखें, लेकिन चांसेस है क्योंकि ओवर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा हो गया। तो अगर वहाँ पे गिरेगा तो बिल्कुल, अगर आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो एटलीस्ट ट्राई करें कि भाई नया इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आप ज़्यादा ना करें। थोड़ा बहुत अगर करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो अलग चीज़ है, बड़ा इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल वहाँ पे करने का मतलब नहीं बनता है। देखिए AI 2023, 24, 25 ना, लास्ट फ्यू ईयर से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आया है, ठीक है। और ये बात भी सही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म का फ्यूचर देखें तो जो अच्छी कंपनीज़ हैं AI रिलेटेड या टेक रिलेटेड, उनका फ्यूचर तो अच्छा है, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो प्रॉब्लम सिर्फ है वैल्यूएशंस का। और जब मार्केट गिरता है ना, तो अच्छा कंपनी हो, ख़राब कंपनी हो, सभी कुछ गिरता है, तो कुछ समय तक सभी कुछ गिरा होगा, ठीक है। तो इस तरह के वैल्यूएशन में अगर कंपनी अच्छा भी है, अगर वैल्यूएशन उसका ज़्यादा है, तो फिर इन्वेस्टमेंट करने का, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं बनता है, हमेशा ध्यान में रखें। ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो आइडियली हमें थोड़ा कम कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर मैं टच नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, किसी का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, बिल्कुल वहाँ पर आपको ध्यान देना है। और साथ ही नया इन्वेस्टमेंट करते वक्त भी आपको ध्यान में रखना है, डाइवर्सिफाई करके रखें। नंबर 2, पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स मीन्स ना वो 1-2 रुपये का स्टॉक, 5-10 रुपीज़ का स्टॉक, बहुत लोग वही खोज कर वहीं पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और साथ ही ऑपरेटर ड्रिवन माइक्रो कैप्स, यहाँ से आप बच कर रहें, होल लाइफ बच के रहें, सिर्फ 2026 में नहीं, ठीक। ये सब बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब आप बोल सकते हैं ना, फटेगा तो आपका ज़्यादातर जो पैसा है
वो वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो 2026 में हमेशा ध्यान में रखें, इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े ना। यूट्यूब में बहुत सारे इस तरह के वीडियोज़ आते हैं, टेलीग्राम में आपको इसके बारे में पता चलता है, ट्विटर पे पता चलता है, ठीक है। उसको हाइप किया जाता है इन स्टॉक्स को, ठीक है। और मोस्टली जो माइक्रो कैप्स होते हैं ज़्यादातर इनफैक्ट वो ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं। आपका पैसा ना वो क्या करेंगे कि भाई आपको बोलेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा तो वो लोग बेचकर भाग जाएंगे और आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखें। तो फ्यूचर मल्टी बैगर नाम से बेचे जाने वाले जो स्टॉक्स होते हैं मोस्टली इनका देखेंगे प्रॉफिट में प्रॉब्लम आपको दिखेगा, डेट बहुत ज़्यादा होता है, कैश फ्लोज निगेटिव होता है। तो ये सब सिंपली आप देखकर आप समझ जाएंगे कि यहाँ प्रॉब्लम है। तो बहुत छोटे जो मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हैं ना 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, यहाँ से बच कर रहें। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मार्केट नॉलेज है, तभी वहाँ पे जाएं, नहीं तो बिल्कुल ना जाएं। आइडियली 1000 करोड़ का कैप रखें कि भाई 1000 करोड़ प्लस के ही स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। अगर 10,000 का कैप रखते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन हाँ बेसिस योर इन्वेस्टमेंट नॉलेज आप डिसाइड करेंगे। बट छोटे मार्केट कैप वाले सो कॉल्ड माइक्रो कैप्स बिल्कुल ना जाए, वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना तो सोच समझ कर करें। आपको पता होना चाहिए कि भाई जो भी प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ उसके बारे में मुझे अच्छी जानकारी होनी ही चाहिए। आपका हार्ड अर्न मनी है ना। नंबर 3 होगा रियल एस्टेट ना, खासकर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ना, और जहाँ की आपको रेंटल यील्ड ज़्यादा मिलने के चांसेस नहीं है। हमेशा ध्यान में रखें। हमेशा लोगों को लगता है रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा रिटर्न्स ना सेफ़ है, ऐसा नहीं है। देखिए रियल एस्टेट के भी प्राइसेस कई सालों तक बढ़ते नहीं हैं। कई जगह आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, या फिर कई जगह गिरते भी हैं। हमेशा ध्यान में रखें। तो रियल एस्टेट में भी देखिए ध्यान क्या रखना है कि रेसिडेंशियल वहाँ पे रेंटल यील्ड ज़्यादा होता ही नहीं है। तो जहाँ भी आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए अगर जा रहे हैं, देखिए रेंटल यील्ड कि भाई 1 करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे हैं तो मंथली आपको किस तरह का वहाँ पे रेंट मिलेगा, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ईएमआई आप पे कर रहे हैं खरीद के उससे काफ़ी कम आपको रेंट ही मिल रहा है, लॉस हो रहा है एक तरीके से ना। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी तो मैंने हमेशा आप लोगों को बताया ना, बहुत सोच समझ कर खरीदे। अगर रहने के लिए खुद का खरीदे वो अलग चीज़, इन्वेस्टमेंट की बात बोलो, वहाँ पर रेंटल यील्ड जरूर चेक कर। अगर नहीं है तो बिल्कुल दूर रहें। हाँ अगर करना है, ठीक है, तो जैसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो एक रीट्स आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर लिस्टेड डेवलपर्स उनके स्टॉक्स अवेलेबल हैं, उसके थ्रू आप रियल एस्टेट का एक्सपोजर ले तो बहुत अच्छा है, ठीक है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझ कर करें, ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। नंबर 4 होगा हाई एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। आपको पता ही है ना कि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होगा तो रिटर्न थोड़े बढ़कर आएंगे, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखें। खासकर जब एक्टिव फंड्स खरीदते हैं ना तो कुछ फंड्स में आपको जो एक्सपेंस रेशियो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। देखिए अगर कोई फंड बहुत अच्छा कर रहा है परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें रिटर्न से मतलब है। जो रिटर्न आपको दिखता है ना वो पोस्ट एक्सपेंसेस होता है, हमेशा ध्यान में रखें। तो थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो लेकिन फंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, कंसर्न नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है रिलेटिवली मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पे तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई हद से ज़्यादा नहीं। और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स आपको देखना होगा ना एक्टिवली मैनेज फंड में जा रहे हैं क्योंकि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो रहा है कि भाई जो फंड मैनेजर है पिछले सालों से किस तरह का परफॉर्मेंस है, अल्फ़ा जनरेट कर पा रहा है कि दैट इज़ बेंचमार्क के मुकाबले किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है। AUM भी खासकर स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं AUM पे नज़र रखें कि बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं ले पाएगा, लिमिटेड एक्सपोजर ही ले पाएगा। मिड कैप में भी लिमिटेड एक्सपोजर ले पाएगा और लार्ज कैप में वहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें और इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते तो इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट है। नंबर 5 F&O ट्रेडिंग ना, रातों रात अमीर बनने का शौक बहुत लोगों को रहता है, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या फिर ट्रेडिंग इन चीज़ों से बिल्कुल बच कर रहें, ठीक है। अगर आपको सब कुछ पता है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, अलग चीज़ आप जो चाहे करें, ठीक है, तो आपकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वैसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, नए नए लोग हैं, इन चीज़ों से बिल्कुल बच कर रहें, ठीक है। मैं पर्सनली ये सब बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, ज़ीरो, ठीक है। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि ये सब करूं। क्यों नहीं करूं? क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, ये सारा का सारा स्पेकुलेशन है। मैंने हमेशा बताया 100% लक है। 1-2 मिनट का इन्वेस्टमेंट, 1-2 दिन का इन्वेस्टमेंट, 1-2 महीने का इन्वेस्टमेंट प्योर लक है, स्पेकुलेशन है, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं। और सेबी का डेटा तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि भाई 90% प्लस लोग तो यहाँ पे लॉस ही झेलते हैं F&O में, तो करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो F&O है या फिर जो डेरिवेटिव्स है ना, वो सिर्फ हेजिंग
और आर्बिट्राज के लिए यूज़ होता है, और वो करते भी है, बड़े बड़े प्लेयर्स उसका यूज़ करते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हेजिंग के लिए कर रहे हैं, आर्बिट्राज के लिए कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोचना कि भाई इन्वेस्टमेंट करके मैं बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर लूँगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। बट अगेन आपका हार्ड अर्न मनी है ना, डिसीजन आपका होगा, ठीक है। आपको कोई ज़बरदस्ती तो नहीं बोल सकता कि आप करो नहीं करो। उसके बाद नंबर 6 है क्रिप्टोज़ में भी ध्यान देना। बहुत सारे मेमे कॉइन्स या फिर बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। तो क्रिप्टो अगर जाना भी है ना, तो जो वेल नोन क्रिप्टोज़ हैं बड़े बड़े वाले, लाइक बिटकॉइन्स हो गया, इथेरियम हो गया, यहाँ पे थोड़ा बहुत देखिए, पर्सनली मैं क्रिप्टोज़ में फ़िलहाल कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरा, ये मैं कंफर्म कर दूँ। तो मैं जनरली यही बोलता हूँ कि भाई दूर रहे तो अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर कोई करना चाहता है ना, थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेना चाहता है, ये सोच कर कि भाई पूरा डूब भी जाएगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं झेल लूँगा, ठीक है, तो वहाँ पे बिटकॉइन या इथेरियम में थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया जा सकता है। मेमे कॉइन्स ना, न्यू कॉइन, एयर ड्रॉप, इन सभी चीज़ों से बच कर रहे, या पैसा डुबाने के लिए है और कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिटर्न बन गया हो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पूरा का पूरा पैसा अचानक उड़ जाएगा और आपकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ है ही नहीं, आरबीआई की तरफ से कुछ नहीं है, ठीक है, और ऊपर से टैक्स अलग देना पड़ता है। तो आइडियली हमें बच कर रहना चाहिए। एक्सपोजर लेना भी है तो वेल नोन जो है बड़े बड़े वाले, थोड़ा बहुत वहाँ पे एक्सपोजर लिया जा सकता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म भी जिसके थ्रू आप कर रहे हैं, देख लें कि भाई अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, वेल रेगुलेटेड है, वहाँ पे भी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 7 आजकल बहुत चल रहा है ना, हाइप वाले आईपीओस, ठीक है। आजकल आईपीओ का सीजन चल रहा है, आने वाले समय में देखेंगे और भी बहुत ज़्यादा आईपीओ आने वाला है। तो यहाँ पे आईपीओ जब भी आप जाएं तो भाई कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें। कोई बोल रहा है अच्छा है खराब है, उसके चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। प्रॉफिट देखें कि कुछ जनरेट कर रहा है कि नहीं कंपनी, वैल्यूएशन सही है कि नहीं, ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग किस तरह का है, फिर बिजनेस में कुछ यूनिकनेस है कि नहीं, चलेगा कि नहीं चलेगा फ्यूचर, ये बिल्कुल। क्योंकि आईपीओज, बहुत सारे आईपीओज ऐसे होते हैं ना जो कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। हो सकता है आपने इन्वेस्ट किया, थोड़ा समय के लिए ऊपर भी चला गया, लेकिन बाद में वो अगर वहाँ परफॉर्मेंस नहीं आया कंपनी का, बुरी तरह से गिरेगा और सालों तक गिरा रहेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखें, आईपीओज बहुत सोच समझ कर। पर्सनली मुझसे अगर पूछे तो फिलहाल मेरा कोई भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं मैंने किया है, और नियर फ्यूचर में भी नहीं लगता। अगर कोई बहुत उस तरह का अट्रैक्टिव आए तो अलग बात है। फिलहाल तो बिल्कुल भी किसी भी आईपीओ में मेरा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऑलरेडी 5000 प्लस कंपनीज़ हैं, अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड वाला अच्छा कंपनी ढूंढेंगे, आराम से आपको 50-100 कंपनीज अच्छे क्वालिटी की मिल जाएंगी। उसमें आपको कितना स्टॉक्स चाहिए ना, 10, 15, 20, 25, ज़्यादा से ज़्यादा 30 स्टॉक्स, इससे ज़्यादा तो नहीं इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आराम से आपको स्टॉक मिल जाएगा अच्छा खासा। तो फिर न्यू कंपनीज में क्यों जाना, टाइम दीजिए, थोड़ा प्रॉफिट जनरेट करने दीजिए, थोड़ा कैश फ्लो देखिए तब। नहीं तो आइडियली मैं तो आईपीओज में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, और नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि मैं आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। नंबर 8 सेक्टर और थीमेटिक फंड, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं ना। ईवी फंड, आईटी फार्मा फंड, एआई रिलेटेड फंड, पीएसयू फंड, ठीक है। अगर आपको मार्केट का बहुत अच्छा आइडिया है तभी यहाँ जाएं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट टाइमिंग का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। आप लोग जनरली इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे ना, 1-2 साल का रिटर्न आपने देखा बहुत ज़्यादा आया, आप जाकर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन वो समय यहाँ से निकलने का होता है, क्योंकि ज़्यादा जो सेक्टर्स या थीम होते हैं ना, सिक्लिकल होते हैं। 1-2 साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, उसके बाद 1-2 साल 3 साल पूरा डाउन हो जाएगा। तो जब बहुत ऊपर है आप जाएंगे वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया पूरा नीचे गिर गया, अब आप बेच कर भाग गए, आपको लॉस हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोला, अगर आपको इन चीज़ों की अच्छी समझ है कि भाई अभी डाउन है, हो सकता है आने वाले समय में ऊपर जा सकता है, तब इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा वहाँ पे रहें, ठीक है। ऐसा ना करें कि पूरा टॉप पे है, 2-3 साल बहुत ज़्यादा रिटर्न आया, उसको देखकर इन्वेस्टमेंट कर दे, तो वो तो गिरने का समय है, गिरेगा, आपको लॉस होगा। अगर बेचकर भाग गए तब तो सही में आपको लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको अच्छी समझ नहीं है मार्केट की, उस पर्टिकुलर सेक्टर या थीम का आइडिया नहीं है, तो बिल्कुल भी सेक्टर और थीमेटिक फंड से दूर रहें, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखें, ये बहुत ही गलत इन्वेस्टमेंट होगा। हमेशा ही डाइवर्सिफाइड फंड्स के साथ जाना। डाइवर्सिफाइड फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जहाँ की डिफरेंट सेक्टर्स या थीम्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है, वहाँ पे रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। नंबर 9 होगा डिविडेंड स्टॉक, सिर्फ डिविडेंड के लिए। देखिए, स्टॉक्स में जब भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ना, तो अगर ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना होता है तो भाई हम चाहेंगे कि वो अप्रिसिएट करे ना, स्टॉक का जो प्राइस है वो तेज़ी से ऊपर जाए, तब जाके आपका रियल रिटर्न जनरेट होगा। सिर्फ डिविडेंड के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता। हाँ, अगर कोई स्टॉक है जहाँ के डिविडेंड भी दे रहा है
और कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, वो बिल्कुल हम कंसिडर करेंगे। लेकिन सिर्फ डिविडेंड देख रहे हैं और कोई कैपिटल एप्रिसिएशन हो ही नहीं रहा है या फिर प्राइस गिर रहा है, तो वहाँ तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए डिविडेंड वाले बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे ना कि भाई कोई कंपनी में कोई ग्रोथ ही नहीं है, कैपिटल एप्रिसिएशन हो ही नहीं रहा और डिविडेंड मिलता है, उस पर टैक्स भी पे करना पड़ता है, ठीक है। तो देख लें, तो वैसे कंपनीज़ के लिए जाएं जहाँ की भाई ग्रोथ थोड़ा अच्छा खासा है, आरओई स्ट्रॉन्ग है, या जहाँ की कंपाउंड अर्निंग कंपाउंड कर रहा है, ताकि वहाँ पे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का भी फ़ायदा मिले और साथ में अगर डिविडेंड भी दे रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ डिविडेंड के नाम पे नहीं। नंबर 10 और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट सिर्फ सो कॉल्ड ये जो सोशल मीडिया में जो इन्वेस्टमेंट के टिप्स दिए जाते हैं उसको देखकर बिल्कुल ना करें। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही चल रहा है, ठीक है। यूट्यूब में आपने देख लिया, टेलीग्राम में कुछ कॉल्स आपको मिल गए, ट्विटर में आपने कुछ देख लिया सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स के टिप्स था, स्टॉक टिप्स तो ये सब गलती बिल्कुल ना करें। देखिए इन्फ्लुएंसर क्या है ना, एक तो है, हो सकता है कि वो सही बता रहा हो, ऐसा नहीं कि हमेशा गलत होता है, लेकिन वो आपसे उसका जो रिस्क प्रोफाइल है, गोल्स है, इन्वेस्टमेंट होराइजन मैच नहीं करता है ना, उसका कुछ अलग है, उसका इन्वेस्टमेंट नॉलेज बिल्कुल दूसरे लेवल का है, उसका दूसरा, आपका दूसरा है। इन्वेस्टमेंट किया, पता चला, उसको पता चला कि नहीं गलत इन्वेस्टमेंट करा, वो बेच कर निकल गया, आप वहीं पे पड़े हुए हैं, आपको लॉस हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखें, सुने सबकी, मैंने हमेशा बोला है सुनना चाहिए, अगर कोई अच्छा बोल रहा है, अच्छी जानकारी है, सुने, लेकिन फाइनल डिसीजन तो आपका होगा कि भाई वो जो प्रोडक्ट है उसके लिए सूटेबल है, लेकिन मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं, ये ध्यान में रखें। अब जैसे कोई रिटायर्ड पर्सन है ना, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, ठीक है, इक्विटी में चाहता है इन्वेस्टमेंट लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। अब इन्फ्लुएंसर ने बोला भाई मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छे रिटर्न आने के चांसेस है, कर दीजिए, ठीक है ना। तो भाई आप रिटायर्ड पर्सन है, आप मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं कर देंगे, आपको अपना देखना है। आप अगर इक्विटी चाहिए भी तो आप लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में थोड़ा एक्सपोजर लेंगे, किसी के बोल देने से आप मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में नहीं जाएंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लस इन्फ्लुएंसर्स का देखिए कोई भी वीडियो देखते हैं ना, सिर्फ सो कॉल्ड सब्सक्राइबर्स या फिर व्यूज़ के चक्कर में ना जाएँ कि सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, वो लाने का तरीका बहुत कुछ हो सकता है। आप देखें कि जो जिसका भी आप सुन रहे हैं उसका क्वालिफिकेशन क्या है, जो बात बोल रहा है उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, ये सब थोड़ा ज़रूर देख लें, ठीक है। इसके अगर कोई ऐसा है ना जिसका बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, आपको सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन ना कुछ क्वालिफिकेशन है ना एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे तो आइडियली आपको बचकर रहना चाहिए, वहाँ आपको प्रॉब्लम होगा। और ख़ासकर ये ट्रेडिंग वाले वीडियोस बहुत चलते हैं ना, व्यूज़ ज़्यादा आता है इसलिए लोग ज़्यादातर बनाते भी हैं, वहाँ तो बिल्कुल बच कर रहें। ज़्यादातर, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स कुछ अच्छे लोग भी होंगे, जेन्युइन लोग भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे फ्रॉड ही है, ठीक है। तो इसको आप बच कर रहें तो आपके लिए अच्छा होगा ना। बोनस पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया था, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट जर्नी में क्या, कि भाई अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाते रहें, दूसरों के भरोसे पूरी तरह से नहीं रहें, सुने सबकी, करें अपनी। आपका पैसा है, बनेगा तो आपका बनेगा, डूबेगा तो आपका डूबेगा। किसी का सुनकर इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, पैसा डूब गया तो आप बोलेंगे अरे उसने डुबा दिया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, पैसा आपका गया। तो हमेशा ध्यान में रखें कि धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट नॉलेज एक दो दिन में नहीं बढ़ता, सालों का प्रोसेस है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करते भी रहें और इन्वेस्टमेंट नॉलेज डेली बेसिस पे थोड़ा ना थोड़ा बढ़ाते रहें, ठीक है। सेल्फ रिसर्च करें, इंटरनेट पे तो रिसर्च करना बहुत आसान है ना, ज़्यादातर डिटेल्स आपको मिल जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट नॉलेज लगातार बढ़ाते रहें, ठीक है। किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करें, किसी ने बोल दिया उसके आधार पर बिल्कुल ना करें। आपका 2026 का जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो डायरेक्शन है वो सही कदम में आगे जाएगा, अगर जो कुछ भी मैंने बताया है उसको अगर आप ध्यान में रखें, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेरी है आपका तो बिल्कुल कमेंट में मेंशन करें, ये भी मेंशन करें कि आप 2026 में वो कौन से इन्वेस्टमेंट्स है जिसको जरूर अवॉइड करेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।